इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सारे रेजिस्टर्स 2 ओम के हैं, एवरी रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए पूरे सर्किट की अगर सारे रेजिस्टर्स 2 ओम के हैं, यानी कि ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम 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 है। सो हम लोग को कैसे सॉल्व करना होता है ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग करंट की डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे। जैसे सपोज कीजिए बेटा यहाँ से हम लोग ने चलना शुरू किया, यहाँ से गए, हमारे पास कैसे पता चलेगा कि हम कोई सा पैरेलल में कोई सा सीरीज में। यहाँ से जाने के बाद करंट के पास कोई चॉइस नहीं है, वो इस रजिस्टर को ही पास करके जाएगा, वो इस रजिस्टर को बिना पास किए नहीं जा सकता। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये सीरीज में है। तो अभी ये सीरीज में इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन अगर आप ये 2 ओम का रेजिस्टर अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास चॉइस है कि करंट इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। These 2 ohm resistors are in parallel now. These two ohm resistors are in parallel now. अब जब दो ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, यानी इन दोनों की जगह पर हम अगर एक रजिस्टर लगाना चाहें तो वो कितने ओम का रजिस्टर होगा, बताइए जरा, मुझे कैलकुलेट कीजिए, बताइए मुझे सभी बच्चे, टेल मी बेटा, एवरीवन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दीज। अगर मैं इन दो ओम के रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर लगाना चाहता हूं तो वो कितने ओम का रजिस्टर होना चाहिए। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू जो होगी वही 2 ओम के रेजिस्टर के बराबर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, दलीशा, तनिष्का, बोलो, केविन, यूसुफ, यस सर। होगी कि नहीं होगी। ओके, सो वी आर सेइंग हियर दैट कि बताइए ये 2 ओम के रेजिस्टर्स आपस में, दलीशा बोलो कितना आंसर होगा, दलीशा, हेलो, यस सर। what would be the value of that resistance which is going to have the same value of these two resistors। इन दो रेजिस्टर की जगह मुझे अगर एक रेजिस्टर लगाना है तो मैं कितने ओम का लगाऊं, सर 1। 1 ओम। हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू होता था हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, यानी ये दो ओम का रेजिस्टर है तो इसकी इक्वलेंट निकाल लो। नहीं तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपली आपके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है आर ईच डिवाइडेड बाई एन। यानी अगर हमारे पास आर ओम की एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, यानी सेम रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और उनकी वैल्यू एन है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप आर ईच यानी 2 ओम का हर एक रेजिस्टर है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पे कितने रेजिस्टर्स है, वो भी 2 ही हैं, तो यू विल गेट 1 ओम। सो आप इन दोनों की जगह पर अगर आप, ये तो 2 ओम का पहले से ही यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इन दोनों की जगह पर अगर आप एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा देंगे तो वो वैल्यू 1 ही रहेगी। अब ये दोनों मिल चुके हैं और ये 1 ओम हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि ये वाला और ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों सीरीज में है, तो ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, तो इन दोनों की जगह पर मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहूँ तो बोलो कितने ओम का लगेगा, बोलो। इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह पर अगर मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट। मैं सभी से पूछ रहा हूँ और हर एक बच्चा ये सोचिए कि सर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो यू हैव टू ईगरली दी आंसर। मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा कि ये आंसर बोलो, ट्राई करो जल्दी से बोलो। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ, अगर मैं इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टर लगाऊं तो कितना वैल्यू होगा उस रेजिस्टर का। 1। बेटा दे आर इन सीरीज एंड व्हेनेवर दे आर 4। इन, यस इट विल बी 4, क्योंकि जब हम लोग सीरीज में होते हैं तो सीरीज में हम लोग को सिंपल ऐड अप कर देना होता है। तो जैसे 2 ओम यहाँ पर है, 2 ओम यहाँ पर है, तो वी विल हैव टू यूज दी 1 4 ओम रेजिस्टर्स। इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम लोग को सीखना है, अभी हम लोग सीखने के लिए ट्राई कर। सो अभी मैंने यहाँ पर ये इन दोनों रेजिस्टर की जगह पर मैंने एक 4 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, दिस इज दी 4 ओम रेजिस्टर। ध्यान समझिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। यही इस चैप्टर की मेन एक तरह से बोल सकते हो कि बोन है, ठीक है, बैकबोन बोल सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वी हैव टू, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब अगर ये तो हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टर है ही, ओके, अब इन दोनों रेजिस्टर की जगह पर अगर मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहूँ, ये मेरे पास 2 ओम है, ये अगर इन दोनों की जगह पर मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहूँ तो कितने ओम का लगाऊंगा, बोलो। इन दोनों, ये दोनों भी तो सीरीज में है 4। ना, ये दोनों भी सीरीज में, तो पहले मैंने ये 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर जो है उसको मैंने सेम एज इट इज रखा और मैं उसकी जगह पर एक 4 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 4 ओम का रेजिस्टर आ गया और इसके पैरेलल में एक मेरे पास 2 ओम। पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ तक करंट आने के बाद अब उसके पास चॉइस हो जाएगी कि वो इस तरफ जाए या इस तरफ से, मतलब दोनों तरफ जाएगा। तो इसलिए इसके पैरेलल में बोला मैंने, इसके पैरेलल में एक 2 ओम का रेजिस्टर ये लगा हुआ है, मैंने इसको ऐसे लगा दिया। और बाकी अब चाहूं तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ इसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास आ गया और इसको मैं ऐसे यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर सकता हूँ। समझ आया सबको? यहाँ तक किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? इज देयर एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड बेटा? Can you repeat it? या बेटा, यू नीड टू अंडरस्टूड हियर दैट कि पैरेलल में जितने ओम के रेजिस्टर्स होते हैं उसको हम लोग उसी तरह से देखो यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर है, तुमने छोड़ दी ना क्लासेस, उसकी वजह से तुम्हारा थोड़ा सा लॉस हो गया। 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर है, वो हमने 2 ओम लिख दिया। अब ये दोनों रेजिस्टर्स हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, तो अगर इन दोनों की जगह पर मुझे एक रेजिस्टर रखना हो तो मैं क्या रखूंगा उसकी वैल्यू? तो आर इक्विवेलेंट, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है आर ई। जैसे हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स है, जैसे हर मेरे पास 5 ओम के 50 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, सपोज कीजिए 5 ओम के 50 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड सो ऑन नीचे को 5 ओम के। तो मैं अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ईच डिवाइडेड बाई एन। तो मेरे पास 5 ओम के 50 हैं, तो मैं 5 अपॉन एन इन मींस इट विल बी 1 अपॉन 10 एंड दैट विल गिव्स यू वैल्यू 0.1 ओम। सो यहाँ पर मेरे पास मतलब इन सब की जो वैल्यू आएगी 50 ओम रेजिस्टर जब हम लोग कनेक्ट करेंगे दैट विल बी 0.1 ओम आएगी। इसी तरह से अगर 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2 ओम का हर एक है अपॉन 2, कितने हैं, 2 हैं, तो 1 ओम आ गई। तो उसकी जगह पे मैंने 2 ओम का रेजिस्टर रख दिया। अब ये हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो दोनों को मिला करके मैंने 4 ओम कर दिया। यहाँ पर मेरे पास 4 ओम है, फिर से मैंने दोनों को मिला करके यहाँ पे 4 ओम कर दिया। अब ये मेरे पास 2 ओम वापस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह पर एक रेजिस्टर रखना चाहूं तो क्या वैल्यू होगी इसकी बताइए? अगर 4 ओम का रेजिस्टर्स और 2 ओम का रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होती है बोलो? क्योंकि एक पैरेलल और एक सीरीज में आप ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऐड दीज टू। ये आप ऐड नहीं कर सकते हैं अभी। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि आपको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा ना, पहले एक रेजिस्टर निकालिए कितना है इसकी वैल्यू, तभी आप कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते, आप इसमें उसमें ये ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसका वैल्यू नहीं निकाला अभी। तो पहले आप वैल्यू निकालिए। तो 4 ओम एंड 2 ओम जब आपस में इक्विवेलेंट मतलब कनेक्टेड होंगे तो बताइए क्या वैल्यू आएगी बेटा? एवरीवन, सबसे पूछ रहा हूं मैं, क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। होती है कि नहीं हो तो बोलो? Yes, इंटू sir. 2 इंटू 2, तो यू विल गेट 1/4 प्लस 1/4, ये 2 आ गया यहाँ पर। Okay, this is 4 and this will be 3. So what you will get the value here is 1 upon R equivalent is equals to 4 upon 3. Then R equivalent की वैल्यू कितनी आ जाएगी? That will be 3/4 ओम। समझ आया? Sir, 4/3, right? हाँ सॉरी, 4/3 मैंने वही लिख दिया ना। Okay, that will be 4/3 ओम। That will be 4/3 ओम। Okay, so you have to put this one, that is only। अब आप इन दोनों को इरेज कीजिए, इन दोनों को इरेज कीजिए, और ध्यान से बेटा, मैं इसी तरह का क्वेश्चन अभी आगे देने वाला हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। सो यहाँ पर मैंने इन दोनों की जगह पर एक सिंपल रेजिस्टर्स में लगा देता हूँ एंड दैट वुड बी हैविंग द वैल्यू। ये दोनों मैंने हटाए, उनको पहले 4 किया, फिर 4 के साथ 2 को कनेक्ट किया, तो 4 और 2 ओम के जब रेजिस्टर्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू होती है 4/3 एंड दैट इज 4/3 एंड दैट विल बी, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 4/3 रख दी। अब ये 4/3 ओम का रेजिस्टर इस 2 ओम के साथ कनेक्टेड है ना। अभी हम तो इसका भी इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि पहले आपको इसको एक करना पड़ेगा। तो बताइए 4/3 और 2/3 जब आपस में कनेक्ट होंगे, सॉरी 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टर्स आपस में कनेक्ट होंगे, तो बताइए क्या वैल्यू आएगी उसकी? बोलिए। तो सिंपल ऐड कर देना है इस दफा, तो सीरीज में तो ऐड कर देना होता है। तो 2 + 3/4 आप इनको सिंपल ऐड कीजिए, एलसीएम लीजिए, 1 × 4 कीजिए, × 4 कीजिए, so you will get 4, 8 + 3, क्या वैल्यू आएगी बेटा बोलो? 11/4. 11/4। तो 11/4 यानी इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह पर मैं एक रेजिस्टर यूज कर सकता हूं और उसकी वैल्यू होगी 11/4। सो यू हैव टू डू, इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करते चले जाना है। दैट विल बी 11/4। नाउ यू गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. अब Yes, sir. 11/4 है और हमारे पास 4 अपॉन ये है। अब ये दोनों फिर से पैरेलल में हो गए,
तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो कि अब इन दोनों की जगह पर मैं एक रजिस्टर यूज करना चाहूँ तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर से आपको वही करना होगा कि आपके पास अब रजिस्टर्स बचे हैं यहाँ पर। एक तो है आपके पास 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर 1 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है, और उसके क्रॉस यहाँ पर आपके पास 11/4 ओम का एक रजिस्टर है, दैट इज 11/4 ओम, और यहाँ पर आपके पास कितने ओम का है, दैट इज ऑफ 4 ओम। अब आपको इन दोनों की जगह पर एक रजिस्टर को यूज करना है। हाँ, इन दोनों की जगह पर एक रजिस्टर यूज करना है। तो फिर से आप वही करेंगे कि 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में जब होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये दोनों इसकी r1 है, आपका ये r2 है। तो आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/11/4 प्लस 1/4। सो अभी आप क्या करेंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा आपका, बाय रूल के अकॉर्डिंग ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4/11 प्लस 1/4, यू विल टेक द एलसीएम एज 44। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 16 प्लस 11, एंड यू विल गेट हियर हाउ मच, क्या वैल्यू आएगी बेटा, बोलो, दैट विल बी 727/44। आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। Yes, sir. तो Yes, sir. इन दोनों की, ये मेरे पास 1/r इक्विवेलेंट है, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 44/27। गॉट इट, समझ आया। Yes, sir. अब ये दोनों रजिस्टर्स में हटाता हूँ, और इन दोनों रजिस्टर्स की जगह पर मैं अगर एक रजिस्टर यूज करूं, सो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट रजिस्टर वुड बी बेटा हाउ मच, दैट वुड बी 44/27। गॉट इट। Yes, sir. नाउ अब ये तीनों रजिस्टर्स फिर से सीरीज में हो गए, अब इन तीनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 1 + 44/27, when you add all these, whatever the value comes, that will be the equivalent resistance of this diagram. Sir, why 2 + 1? Why 2 + 1? Because it is already there ना, it is already, ये तो अभी तक हमने इन दोनों का सॉल्व किया, तो 2 + 1 तो यहाँ पर है ना पहले से। Okay. Okay. तो इसको हम 2 + 1 करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी, आप इसको लेंगे 2/1 × 27 × 27 प्लस 1/27/1 को हम लोग ले सकते हैं 27/27। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे, वट एवर द वैल्यू कम्स दैट विल बी, आपको ऐड तो करना आता है, यू नोज दिस वन, × 27 × 27 ऐड कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ये यू कैन सिंपली, ऐसे क्यों करना, 1/2 इसको डायरेक्टली लिखिए 3/3 प्लस 44/27, सो यू कैन राइट इट 27 एलसीएम ले लीजिए। सो 27 3 का कितना होता है 81 plus 44, when you add this you will get 1 + 5 and thus you will get 12, 125/127 will be the answer। उसको चाहो तो 3 से कट कर सकते हो, फिर से 25 नहीं 138 नहीं 25 से नहीं कट होगा ये, सॉरी 3 से कट नहीं हो सकता। सो इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। समझ आया बेटा, सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Is there any student who didn't understood? Dalisha, you got it? Yusuf, you got it? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी, और मुझे बताइएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। चलिए, इस रेजिस्टर्स के लिए मुझे इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के ट्राई कीजिए कि कैसे होगा, और आपको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो आपको यहाँ से सॉल्व करना है, इस जगह से सॉल्व करते चले जाना, उसको ऐसे इन दो को मान करके एक मानिए, फिर उसको पैरेलल में कीजिए, इस तरह से करते चले जाना है, फिर यू विल गेट योर वैल्यू। चलिए, तो मुझे बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा इसका। So can you tell again where do we have to start from? फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस लेके आना है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करते चले जाना पड़ेगा ब्रैकेट्स। इन दोनों को फिर सिंप्लीफाई कीजिए,
फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको उसके पैरेलल के साथ लीजिए, फिर उस पैरेलल के साथ जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सीरीज में आएगा, फिर सीरीज से फिर पैरेलल, फिर पैरेलल से फिर सीरीज, फिर सीरीज से फिर पैरेलल, फिर पैरेलल से फिर सीरीज, फिर सीरीज से फिर पैरेलल, फिर सीरीज। इस तरह से ये आपको वैल्यू निकालनी होगी। बहुत ही सिंपल है, अगर आप सीख गए एक बार तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ओरल भी कर सकते हैं, ओरल, इवन ओरल भी आप कर सकते हैं इसको। मैं 5 मिनट देता हूँ। दलिशा एंड एवरीवन, यू हैव टू डू दिस वन। तो मुझे करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। Are you doing? Yes, sir. Dalisha, are you calculating? Everyone? Sir, I got Yes, 20. sir. You got the answer? Anyone?
चलिए मैं हेल्प करता हूँ कैसे होगा बेटा। देखो ये 10 ओम का रेजिस्टर है और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। बोलो कि यहाँ से अगर करंट चलना शुरू होगा तो क्या इस पाथ पे आने पर उसको उसको दिक्कत, मतलब कहीं दूसरा रास्ता मिल रहा है क्या उसको? बोलो, अगर No, यहाँ sir. से करंट चलना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes. है ना? तो इन दोनों की जगह पर आप अगर एक रेजिस्टर लिखना चाहेंगे तो बताइए कितने ओम का रेजिस्टर होगा वो? ये 2 ओम और 10 ओम मिलकर के कितना रेजिस्टर्स, अगर एक एक लगाना चाहूँ मैं इन दोनों की जगह पर, तो वो कितने ओम का होगा? 12. 12 ओम एग्जैक्टली। सो दैट विल बी ऑफ 12 ओम। सो अभी मैं बात करता हूँ कि हम दोनों अगर इसकी जगह पर एक रेजिस्टर लगाना चाहें तो वो उसकी वैल्यू होगी, दैट वुड बी दी, तो मैं इसकी जगह पर एक रेजिस्टर लगा देता हूँ यहाँ पर, एंड वी आर कंसिडरिंग, ठीक है, उसको हम लोग कितना ओम कंसिडर कर लेते हैं? वी आर जस्ट कंसिडरिंग दैट वन एज 12. 12 ओम। सो यहाँ पर मैंने उसकी जगह पर 12 ओम कंसिडर कर लिया। ओके ठीक है, तो अगर मैं 12 ओम का बनाता हूँ यहाँ पे तो अब ये 12 ओम आ गया। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है, वो 12 ओम का है, ओके, एंड दैट इज ऑफ 12 ओम। अब आप मुझे बताइए कि ये 12 ओम का रेजिस्टर इस 6 ओम के पैरेलल में है ना? यहाँ पर चॉइस है ना, इस पॉइंट पर करंट जाने की चॉइस है। दो रास्ते, इधर भी आ सकता है और उधर भी आ सकता है, तो पैरेलल में हो गया ना ये दोनों। ये 6 ओम का रेजिस्टर और ये 12 ओम का रेजिस्टर सीरीज में नहीं है। सीरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से भी करंट अगर जाएगा तो उसके पास चॉइस हो गई इधर भी जाने की और इधर भी जाने की, है कि नहीं? बोलो। तो विल से दैट these two are not in, हम बोलेंगे कि ये दोनों सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। तो 6 ओम का और 12 ओम का रेजिस्टर्स अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट होता है तो बताइए जरा क्या कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है? बोलो। 4 ohm. 4 ohm, 1/12 plus 1/6 into 2 into 2 you will get 1/12 plus 3 upon 2/12, so you will get 3/12, you cut it, you will get 1/4। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल होगी, you will get 4 ohm। तो इसका मतलब हुआ कि आप ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर को पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हैं तो 4 ओम, यानी कि आप इन दोनों रेजिस्टर को हटा दें और इसकी जगह पर एक नया रेजिस्टर लगाना चाहें तो वो कितने ओम का होगा? दैट शुड बी ऑफ, कितने ओम का होगा बेटा? दैट वुड बी ऑफ 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। सो आप यहाँ से इन दोनों की जगह पर एक 4 ओम का रेजिस्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इन दोनों की जगह पर एक 4 ओम का रेजिस्टर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसकी जगह पर एक 4 ओम का रेजिस्टर कंसिडर कर लीजिए कि आपने यहाँ वाला 12 था, उन दोनों की जगह पर आपने 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर लिया। अब जरा ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा क्योंकि मैं बार बार रेज करूंगा तो मैं मुश्किल हो जाएगी मेरे से, तो अभी ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। तो यहाँ पर मैंने 4 ओम का रेजिस्टर इमेजिन कीजिएगा अपने ध्यान से। अब ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये दोनों सीरीज में हो गए। बोलो यहाँ से करंट जाएगा तो पूरा का पूरा इसी रेजिस्टर में जाएगा, अब चॉइस तो है नहीं, तो यानी ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इन दोनों की जगह पर अगर मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहूँ तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलिए। 12. 12 ओम, 12 ओम। सो यानी कि मैं अगर इसको हटा दूं और इसको हटा दूं और एक रजिस्टर में लगा दूं 12 ओम का ऐसे यहाँ पर, तो वो पैरेलल में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसके क्योंकि अब यहाँ से जाने के बाद जब करंट इस रजिस्टर से जाएगा तो अब उसके पास चॉइस है कि वो इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, तो पैरेलल में हो गया ये फिर से। आपको पता करना हो कि कोई रजिस्टर पैरेलल में है कि सीरीज में, तो आप सोचिए कि यहाँ से करंट आया, ऐसे जा रहा है, अब उसके पास चॉइस नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद चॉइस है कि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, ओके। तो मैंने उन दोनों रजिस्टर को हटाया और दोनों की जगह मैंने 12 लगा दिया। अब बोलो, एक 12 ओम का और ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कितना आएगा? 4.
फिर से 4 आ जाएगा। अभी आपने निकाला कि जब 1/12 प्लस 1/6 आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 ओम आती है। सो यानी ये दोनों की जगह पर अगर मैं एक रेजिस्टर लगाता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? दैट विल बी गोइंग टू हैव द वैल्यू एज 4 ओम। यहां तक हम लोगों ने सर्किट को सॉल्व कर लिया है, यहां तक पूरा सर्किट सॉल्व हो चुका है, ये पोर्शन अब कुछ नहीं है और इसकी वैल्यू 4 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है। अब ये 4 ओम से करंट आ रहा है ऐसे, अब ये इसमें जाएगा, फिर से जाएगा कि नहीं जाएगा? अब उसके पास चॉइस नहीं है ना, यहाँ वाला पोर्शन कुछ है नहीं, अब हम लोग उसकी जगह पर ये 4 ओम का रेजिस्टर आ चुका है। ये वाला और ये वाला आपस में सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अब चॉइस नहीं है तो फिर से ये सीरीज हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ सीरीज? तो ये 4 ओम का रेजिस्टर और ये 4 ओम का रेजिस्टर मिलके कितना होगा बोलो? 8. 8 ओम। तो इन दोनों की जगह पर अगर मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहूं तो मैं एक 8 ओम का रेजिस्टर लगा सकता हूं। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया और इन दोनों की जगह पर मैंने एक 8 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। अब ये 8 ओम का रेजिस्टर है और एक अब पैरेलल में फिर से हो गया, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे, तो अब उसके पास फिर से चॉइस है कि वो इधर जाए और इधर भी जाए। ठीक है, तो चॉइस हो गई, मतलब पैरेलल में हो गया, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में। सो ये दोनों पैरेलल में, तो 8 ओम अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 4 4. again. 4 ओम आएगी। तो 4 ओम आएगी तो फिर से, क्योंकि जितने भी रेजिस्टर्स हैं आपस में अगर कनेक्टेड होते हैं तो आपको पता है सेम है 8 ओम के। सो इन दोनों की जगह पर आप 4 कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पर 4 ओम आ गया, 4 ओम आ गया है आर, ये अब हटाइए 4 ओम आ गया। अब ये 4 ओम और इस 4 ओम के साथ फिर से 4 ओम हो गया, फिर से सीरीज में हो गया, तो फिर से 8 ओम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये दोनों Yes, फिर sir. से सीरीज में, तो ये 4 हटाओ और इसकी जगह पर आप एक रेजिस्टर लगा दीजिए, वो कितने ओम का लगाइए? 8 ओम का। अब ये 8 ओम है और ये 8 ओम है, फिर से 4 ओम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 8 ओम के दो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो फिर से 4 ओम हो जाएगा। Yes, sir. सो यहाँ से आप सबको हटाइए और यहाँ पर आप इसको मान लीजिए कि ये 4 ओम का है, तो यहाँ पर इसको भी हटाइए, ये 4 ओम का आ गया। अब ये 4 ओम और ये 6 ओम मिलके कितना हो जाएगा सीरीज में? 10 ओम। तो इसकी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10 ओम आ जाएगी। समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि सीबीएसई में पूछा गया है, तो उसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ओके। देखो, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको बताना है कि कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, और इस सर्किट में अगर सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं, ठीक है, 1 ओम के हैं, तो कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, और आपको रीडिंग भी बतानी है एम्पियर मीटर ए की। ऑल्सो फाइंड द रीडिंग ऑफ एम्पियर मीटर ए। सब 1 ओम के रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। बेटा एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में सीख है, और ये ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऑल इंडिया सीबीएसई, नहीं, ये फॉरेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2013, यानी कि जो दुबई वगैरह में, यानी जो इंडिया से बाहर एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एजेंसी सीबीएसई की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब ध्यान समझिएगा बेटा, क्या क्वेश्चन है कि सब सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग क्या सोचेंगे कि ये दोनों, ये इसके साथ मतलब इसको सीरीज में कंसीडर करेंगे कि पैरेलल में, इस रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी। देखो, यहाँ पर आने के बाद सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, द करंट इज मूविंग फ्रॉम हियर, ओके। यहाँ पर जाने के बाद करंट के पास चॉइस है कि एक ऐसे रेजिस्टर्स की तरफ चले जाए जहां पे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अभी पूछूंगा मैं सबसे जो भी क्लास में कि मैंने क्या पढ़ाया था, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। तो बोलो बेटा, क्या करंट, पूरा का पूरा करंट इससे जाएगा या कुछ करंट इससे भी जाएगा? बोलो। R1 से भी जाएगा. R1 से भी जाएगा। अच्छा, आपको अगर मैं बोलूं कि सपोज कीजिए कि एक वायर है, ऐसे सिंपल वायर है, यहाँ से करंट जा रहा है, इस वायर से करंट जा रहा है, ओके।
आपके पास एक बल्ब है और आपने दोनों ही वायर उस बल्ब के इसी वायर से अटैच कर दिए, तो क्या ये बल्ब जलेगा? इट इज जस्ट सिमिलर कि आपने एक प्लग में किसी, आपको प्लग लगाना है, ये हमारे पास 5 पिन सॉकेट्स है, आपने दोनों वायर इसी में लगा दिए, दूसरे वाले में नहीं लगाए, तो क्या ये बल्ब जलेगा? आपने सुना है कि चिड़िया जो होती है, बर्ड्स बर्ड्स यूज टू सिट, मतलब वो एक उस पर बैठ जाती हैं वायर पर, जो एक वायर होता है, चाहे उसमें कितना भी वोल्टेज करंट हो, लाख लाख वोल्ट करंट भी होता है, तभी भी बर्ड्स जो है उस पर बैठ जाती हैं, उनको करंट नहीं लगता। उसको उनको करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। एक सिंगल वायर पे अगर ऐसे करंट जा रहा है तो वो सारा का सारा करंट आगे को ही निकल जाएगा वायर से, इसमें जाने की जहमत नहीं करेगा, इसमें नहीं जाएगा, यानी बर्ड हो या कोई भी हो, रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाएगा। तो बर्ड्स अगर एक वायर पर बैठती हैं तो उनको करंट नहीं लगता। आप भी अगर एक वायर को पकड़ के, अगर किसी शूज वगैरह नहीं पहने हुए हैं आपने, और आप मतलब शूज वगैरह पहने हुए हैं अच्छे से, मतलब अच्छे सोल के, मोटे सोल के, ताकि आपको अर्थिंग बिल्कुल ना मिले, अगर आप एक लाइव वायर को भी पकड़ लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने पर ही करंट हम लोग को लगता है। तो यहां से करंट जब जाएगा तो इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। इट इज जस्ट सिमिलर, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने एक सिंपल वायर से एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसको आप समझ लीजिए कि आपने इसको यहां से कनेक्ट करें या इसको डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट करें, बात एक ही है। तो करंट के पास चॉइस होती है, और आपको पता भी है। देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि हम लोग कंसीडर करते हैं कि वायर की रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, वायर में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, वायर में बिल्कुल ना के बराबर रेजिस्टेंस है, मतलब मानते ही नहीं है वायर की रेजिस्टेंस को। तो सपोज कीजिए करंट यहां से जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है करंट उसमें ज्यादा जाता है। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर समझ लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 0.00001 ओम का रेजिस्टर है, और यहाँ पर बिल्कुल भी एक मतलब ये सपोज कीजिए कि ये 5 ओम का रेजिस्टर है, तो इसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करा तो ज्यादातर सारा का सारा 99.9% यहाँ से करंट पास कर जाएगा, पूरा पूरा करंट यहाँ से। यानी जितना ज्यादा आर की वैल्यू होती है उतना ही करंट उसमें कम जाता है, या जितनी आर की वैल्यू कम होगी उतना ही ज्यादा करंट उसमें जाएगा, प्रोपोर्शनेट में जाता है। सो आप यहां समझ लीजिए कि यहाँ पर इन्फाइनेटली वेरी लेस, ना के बराबर रेजिस्टेंस है, यानी है ही नहीं वायर की रेजिस्टेंस। तो पूरा का पूरा करंट, सारा करंट इस तरफ से यहां से पास होगा, इस वाले रेजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा। गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. तो व्हेन द करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर, जब इस करंट इस रेजिस्टर से करंट पास होगा तो सारा करंट इसी से जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद अब करंट के पास चॉइस नहीं है। करंट को यहां से जाना होगा, चलो यहां तक तो चॉइस है, लेकिन यहाँ पर फिर से रेजिस्टर यहाँ पर आना पड़ेगा। तो दोनों तरफ रेजिस्टेंस लगी हुई है, दोनों तरफ रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब दोनों तरफ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो अब करंट के पास चॉइस नहीं है कि उसको उसको उधर भी जाना है, उसको इधर भी जाना है। ये बिल्कुल इस तरह से हो गया जैसे यहाँ पर ऐसे दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 ओम के दो रेजिस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कि करंट यहाँ से आया, इस वायर को आप स्ट्रेट समझ लीजिए, और यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बात एक ही है। इस वाले एंड पर जोड़ो या बीच में जोड़ो, बात एक ही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट को यहाँ से, अगर यहाँ ये होता तो यहाँ से इसमें पास होना पड़ता और यहाँ जाना पड़ता। तो वी डोंट हैव द चॉइस। करंट के पास अब चॉइस नहीं है कि वो एक ही तरफ से जाए, उसको दोनों तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टर्स लगे हैं। अगर यहाँ पर बिल्कुल, अगर यहाँ पर वायर होता और तो फिर सारा करंट यहाँ से ऐसे जाता, इसमें जाता ही नहीं। लेकिन दोनों तरफ रेजिस्टर्स हैं तो दोनों तरफ में, दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अच्छा, दोनों में जाएगा तो ये 1 ओम का रेजिस्टर है और ये भी 1 ओम का रेजिस्टर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? बोलो Or 1. कितनी आएगी? Why everyone is not responding? दलिशा, तनिष्का, यूसुफ, ओके। बेटा कितना ओम आएगा यहाँ पे? 1 ओम यहाँ पर है, 1 ओम यहाँ पर, तो कितना आएगा बोलो इक्विवेलेंट 1, रेजिस्टेंस? sir. 1. 1 क्यों आएगी? 1 क्यों आएगी बोलो? जब दो 1 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या वैल्यू आती है? दलिशा बोलो, दलिशा आर यू लिसनिंग? Yes, sir. बोलो, 1 ओम के दो रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या वैल्यू आएगी? Sir, it will be 1 only. 1 R2 बेटा। by R3. Yeah. बेटा क्या होता है? आर इक्वलेंट अगर इज इक्वल्स टू आर ईच डिवाइडेड बाय 2। 1 ओम के दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड तो कितना आएगा? 0.5 ओम
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5.5 ओम, ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? 0.5 ओम। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो हमेशा उस रेजिस्टेंस से कम आएगी जो सबसे स्मॉलेस्ट है। यानी हमारा आंसर 1 से कम तो आना ही आना है। अगर मैं इसमें 1 लाख एक सपोज कीजिए कि मैंने इसमें एक 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया और दूसरी तरफ मैंने सपोज कीजिए 10⁻⁵ ओम का रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किया, तब भी हमारा आंसर 1 से कम ही आएगा। याद रखिएगा ये बात, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा आंसर पैरेलल में हमेशा उस रेजिस्टर से कम आएगा, उस वैल्यू से कम आएगा जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगी। गॉट इट? तो Yes, यहाँ sir. पर हमारे पास 1 ओम की, अब मैं इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टर कनेक्ट करूं तो व्हाट विल आई गेट द वैल्यू? तो सपोज कीजिए कि ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टर था, यहाँ से करंट ऐसे गया और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टर है, तो इसमें तो करंट जा नहीं रहा, तो मैं वापस ऐसे लगा देता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास 2 रेजिस्टर्स हैं। तो ऐसे ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, और इन दोनों की जगह पर 1 ओम की जगह पर मैं 0.5 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू 0.5 ओम है, तो 0.5 ओम आ गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से 1 ओम का रेजिस्टर है, 1 ओम का रेजिस्टर है, और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इज अ 5 वोल्ट बैटरी प्लस माइनस। क्या वैल्यू आएगी बोलो? अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? बोलो बेटा, अब बोलो कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी? अब तो तीनों सीरीज में हो गए ना, तो कोई चॉइस 2.5 नहीं। कितना? 2.5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास इस सर्किट की कितना आया? 2.5 ओम। गॉट इट? गॉट इट? Yes. सो जी बोले, किसी को No, कोई nothing. डाउट? ओके, दिस विल बी आर इक्विवेलेंट इज 2.5 ओम। अब आपको पता है आर इक्विवेलेंट, आपसे इस एम्पियर मीटर की रीडिंग पूछी गई है, यानी पूरा टोटल सर्किट में करंट कितना है ये पूछा गया है। तो आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। वी मतलब वी नेट अपॉन आर नेट, यानी टोटल पूरा आप रखेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू द होल। तो आई नेट विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच बेटा? वी नेट कितना है? वी इज 5 वोल्ट अपॉन आर इज आल्सो इज 2.5, तो यू कैन गेट इट आई नेट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. Can you repeat that? Can you repeat? यस, व्हाई नॉट बेटा। आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि आपको 1 ओम रेजिस्टेंस है दोनों की, यहाँ सभी की 1 है, तो यहाँ मैंने 1 बनाया। इसमें तो करंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में था वो ये था, ये वायर, कि जब आपके पास चॉइस हो के करंट को के पास चॉइस हो कि उसको वायर से जाना है कि रजिस्टर से जाना है, तो वो पूरा वायर से चला जाएगा। अभी उसके पास चॉइस है कि यहाँ पर आने के बाद चॉइस है कि उसको वायर से जाना, ठीक है, वायर से जाने के लिए तैयार है, वो यहाँ से जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद उसको फिर से रजिस्टर मिल गया। अगर ये भी रजिस्टर नहीं होता तो पूरा करंट यहाँ से पास होकर कैसे निकल जाता? इसमें भी नहीं इसमें भी कुछ नहीं होता, इसमें भी कोई करंट पास नहीं होता, लेकिन उसको बहरहाल यहाँ पे जाने के लिए उसको रजिस्टर का सामना करना ही पड़ेगा, तो फिर इसमें भी जाएगा। समझ आया? Yes, sir. Yes. ओके, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद उसके पास पूरी चॉइस है कि पूरा करंट यहाँ से आ जाए, तो यहाँ तक वो आ गया। उसके बाद क्योंकि उसने यहाँ पे ओवरटेक कर दिया ना, उसको इससे पास करने की जरूरत नहीं मिली, उसने उसको पास कर दिया, वो यहाँ से चला जाएगा, उसको पास करने, वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही उसको, वो पास हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर वो नहीं जाता, करंट नहीं जाता, ये नहीं जाता, लेकिन उसको यहाँ से पास करने के लिए उसको इस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो जब जैसे ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा तो फिर उसको यहाँ, फिर उसके पास चॉइस है कि उसको यहाँ पे भी जाना पड़ेगा और यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। तो ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 0.5 आ जाएगा, यानी इन दोनों की जगह पर आप एक रेजिस्टेंस समझ लीजिए 0.5 ओम, और इसको आप एक स्ट्रेट वायर समझ लीजिए कि यहाँ से एक स्ट्रेट वायर आ रहा है और 0.5 ओम से पास होकर के जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और 0.5 ओम यहाँ पर है। तो यू कैन कंसिडर इट 1 ओम नीचे और 0.5 ओम यहाँ पर। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना रहेगा? 1 + 0.5 + 1 विल गेट 2.5। अब आपको R की वैल्यू निकालनी, तो R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट,
एंड यू कैन राइट हियर 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है अपॉन 1 एम्पियर करंट, यू कैन राइट इट 5.2.5, व्हेन यू कट इट यू विल गेट 2 एम्पियर करंट. गॉट इट? समझ आया? समझ आया? Yes, sir. ओके चलो आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. ध्यान समझिएगा बेटा. देखिए एक आपको क्वेश्चंस आया असाइनमेंट में, एग्जामिनेशन या कोई भी, हम लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. सो अगर उसमें आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज कीजिए, ओके, कुछ इस तरह से आपके पास असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं. सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं जरा समझिएगा. जैसे बेटा आपके पास क्वेश्चंस आए कुछ इस तरह से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है या ये वाला है. Dalisha, have we solved this question? Yes, sir. And you know how to solve such type of question? Sir, you only teach, like I won't be able to explain. Means? I won't be able to explain like this, like how to solve. I can do and show. You can do this one, ना? Yes, sir. Okay. So देखिए बेटा समझिएगा ध्यान से. देखो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है या ये वाला क्वेश्चन है, तो इनको ना आपको अरेंजमेंट, या ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम है. ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको डिजाइन में देखोगे, अरे सर ये तो, आप कैसे बोल रहे हैं सर, ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है सिंपल देखने में, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है और मुश्किल नहीं होता. चलिए बताओ इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? ठीक है चलो हम लोग पहले ये वाला लेते हैं और ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखो ध्यान से समझना बेटा, एवरीवन यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके चलो देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान से. ये 5 ओम का जब भी आएगा ना, 5 रेजिस्टर्स का, तो उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली कुछ डिजाइन इस तरह से मिलेगा आपको. यू विल बी गिवन, जब भी 5 ओम रेजिस्टर्स आपको गिवन होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उनकी ड्राइंग कुछ इस तरह से हो, कुछ इस तरह से हो, कुछ इस तरह से, और बीच में एक रेजिस्टर ऐसे हो और ऐसे आपको मिले. देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ध्यान से समझिए कि अगर मैं इस ए को, इफ आई पुट दिस ए एंड पुल दिस टू दिस साइड, मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो इसके साथ इस ए में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ मैंने ए रखा, ये ए इस तरफ चला गया, उसके साथ ये दोनों 1 ओम के रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड है. सो मैं मान लेता हूं, और ये 1 ओम के रेजिस्टर सपोज कीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट से कनेक्टेड है, एंड आई एम नेमिंग दिस पॉइंट एज ए. इस पॉइंट को मैं ए कंसीडर कर लेते, ए नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि ए और बी दे रखा है वहां पे, तो लेट आई एम कंसीडरिंग दिस पी, पी, ओके, पी. और इस तरह से मेरे पास ये दूसरा मेरा एक और रेजिस्टर है, पहले तो मैं रेजिस्टर ही बना देता हूँ यहाँ पर. ओके कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. बोलो अगर मैं इन दोनों को, इसको उस तरफ खींच लूं, यानी इफ आई जस्ट पुट दिस वन ए, आई जस्ट टच इट, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ इसको और मैं थोड़ा पीछे खींच देता हूँ, तो ये वाला पोर्शन स्लाइड करके उधर पहुंच जाएगा और ये कुछ इस तरह से होगा. और इसके साथ मेरे पास यहाँ पर ये वाला 1 ओम का, ये वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आया है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस. इमेजिन कीजिए कि दिस इज द 1 ओम रेजिस्टर दैट इज कनेक्टेड हियर. बोलिए बेटा, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है. समझ आया ये चीज? समझ आया ये चीज कि अगर मैंने इसको इस तरफ रखा, Yes, sir. तो ये 1 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन मेरा वहां चला गया, ये मेरा यहाँ पर आ गया. ओके एंड दिस आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट एज पी, तो आई एम राइटिंग हियर दिस पी. ओके अब बी को मैं क्या करता हूँ, बी को मैं थोड़ा सा ऐसे ही रखता हूँ, और मैं यहाँ से ये वाला जो 1 ओम का रेजिस्टर है इसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ बी से. लेट सपोज आई एम जस्ट, ये मेरे पास बी का पॉइंट है, मैं बी इसको कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये 1 ओम का रेजिस्टर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये पी है और ये वाला पॉइंट क्यू है, तो ये वाला पॉइंट क्यू है. तो ये जो क्यू पॉइंट का ये 1 ओम रेजिस्टर है, इसका एक पॉइंट क्यू से कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है.
दूसरा पॉइंट इनडायरेक्टली बी से, बी को आप यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब दिस इज आल्सो द बी पॉइंट। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये रजिस्टर ऐसे ऐसे कुछ बी पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं। सो यू विल फील इट लाइक दिस इज 1 ओम रजिस्टर, इसका एक एंड क्यू से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। और इसी तरह से आप इस वाले रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट पी से कनेक्टेड है और उसका दूसरा पॉइंट बी से कनेक्टेड है। सो यू कैन कंसिडर दिस वन लाइक दिस। तो बोलो ये और ये ऐसा सेम कुछ ऐसा तरह से देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर भी 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, बोलो है कि नहीं है, बोलो बेटा। अगर मैं इसको 1 ओम कंसीडर कर लूं, इफ आई कंसीडर दिस एज 1 ओम 1 ओम 1 ओम, दिस इज आल्सो 1 ओम, तो यू कैन फाइंड दिस इज आल्सो ए एंड दिस इज बी। बोलो ये और ये ड्राइंग सेम है कि नहीं है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. तो बेटा याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको आसानी नहीं, 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ इन डायग्राम्स को सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। यानी कि आपसे एग्जामिनर जो टेस्ट लेगा वो सिर्फ इतना लेगा कि आपको ये डायग्राम को सिंपल करना आता है कि नहीं आता, यानी कि आप इसको अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो जब बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, उसमें 100% या तो सारे रजिस्टर सेम होंगे, या अगर सारे रजिस्टर सेम नहीं हुए तो फिर इस तरह से होगा कि P अपॉन Q, अगर मैं इस रजिस्टर को P मान लेता हूँ और इसको मैं Q मान लेता हूँ, इसको मैं R मान लेता हूँ और इसको मैं S मान लेता हूँ, तो P अपॉन Q यानी दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू R अपॉन S होगा। 10th स्टैंडर्ड में ये कंपलसरी, ये होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर आपने सपोज कीजिए ये 5 ओम है और ये 10 ओम है, ये 5 है ये 10, सपोज कीजिए आपको ऐसा दे दिया गया जिसमें एक यहाँ पर 5 है और दूसरे में यहाँ पर 10 ओम है, तो फिर यहाँ पर अगर 2 ओम होगा, यहाँ पर 2 ओम होगा, तो ये 4 ओम होगा ही होगा, यानी 5/10 शुड बी इक्वल टू 2/4। समझ आया? Yes, sir. समझ आया? तो ये आपको हमेशा मिलेगा, या तो सारे सेम होंगे या डिफरेंट हुए तो इस तरह से होंगे कि जितना मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस बीच वाले रजिस्टर में करंट 0 हो जाता है, मतलब इसमें जाता ही नहीं है। यानी इस वाले में when P upon Q is equals to R upon S, that in that condition the current flowing through this conductor will be 0. If I am considering this conductor as G, so that will be here I into G is equals to 0. We will consider that this conductor यानी इस कंडक्टर में यानी इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा 0। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे आपने ऐसे एक रेजिस्टर लिया हो और दूसरा आपने ऐसे लिया हो और फिर आपने ऐसे और फिर आपने ऐसे। अब बोलो अगर ये होता, ये 1 ओम का रेजिस्टर होता और ये 1 ओम का होता और ये भी 1 ओम का होता और ये भी 1 ओम का होता, तो बताइए मुझे इसमें कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती, बोलो। फोर 4 ओम नहीं बेटा, 1. 1 ओम। वेरी गुड बेटा, ये दोनों सीरीज में हैं, बोलो है कि नहीं है? यहाँ से Yes. करंट जाएगा तो ये दोनों सीरीज में, तो 1 और 1 ओम मिलके कितना हो जाएगा 2 ओम, और इसी तरह से ये और ये मिलके भी 2 ओम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इन दोनों की जगह पर मैं एक रेजिस्टर रखूं तो ये मेरे पास 2 ओम, और इसी तरह से एक नीचे रखूं तो वो भी 2 ओम। अब जब 2 ओम के दो रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, ये पैरेलल में होगा, यहाँ पे चॉइस है, इस यहाँ से करंट जाएगा तो वैसे भी दिख रहा है पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट इज आर ईच डिवाइडेड बाय एन, यानी कि 2/2 यू विल गेट 1 ओम। समझ आया? Yes, sir. आपने ये भी देखा कि जब इस तरह की 5 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो हमारे पास अगर सारे रजिस्टर सेम हैं और 5 रजिस्टर्स कुछ इस तरह से अरेंजमेंट में, तो हमारे पास अगर 1 ओम के सारे हैं तो हमारे पास आंसर 1 ओम आएगा, अगर 5 ओम के सारे रजिस्टर्स है तो हमारे पास आंसर 5 ओम आएगा, अगर 10 ओम के सारे रजिस्टर्स इस तरह के अरेंजमेंट में है तो हमारे पास 10 ओम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी सबकी। यू गॉट दिस आंसर? यू गॉट इट? समझ आया बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो बेटा जरा ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को भी समझना है। देखो ये भी मैं ड्राइंग सॉल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है क्योंकि आजकल एग्जाम्स बहुत अच्छे खासे लेवल पर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे जरूर होते हैं जो 20% ऑफ द एग्जाम पेपर, 80% इज
देखो क्वेश्चन को बनाने का हमारे पास जो तरीका होता है, जब क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स में बनाए जाते हैं तो उसमें 60% इज लाइक दिस कि हर एक बच्चा उसको आसानी से कर लेगा, यानी 60% हर एक बच्चा कर सकता है। जो एवरेज पढ़ता है थोड़ा बहुत तो उसको 60% वो सॉल्व कर लेगा। द रिमेनिंग 20% उसको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, 80% मतलब लाने के लिए। और फिर बाकी का जो 10% होता है, 20% होता है, रिमेनिंग 20% इज दैट जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं वही उसको कर पाते हैं। तो 80 to 100 लाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको हर एक चीज एकदम क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग देखो। अब देखो ये फिगर आपको कहीं से देखने में बिल्कुल नहीं लग रही होगी कि ये फिगर और ये फिगर और ये फिगर सेम है, मतलब इसका डायग्राम भी आप बिल्कुल इसी तरह आएगा, सिंपल डायग्राम आएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखिए कैसे आएगा बेटा, ध्यान समझिएगा सभी बच्चे। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोगों ने पहले एक पॉइंट ले लिया ए, एंड दिस इज द ए पॉइंट हियर, और ये मैं दूसरा बी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर बी पॉइंट। हमेशा इस तरह से कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ए पॉइंट को अलग रख लीजिए, बी पॉइंट को एक तरफ लीजिए। और फिर आप देखिए कि ए पॉइंट से कौन कौन से रजिस्टर कनेक्टेड है। एक तो ये वाला रजिस्टर कनेक्टेड है और एक ये रजिस्टर कनेक्टेड है। तो आप मतलब ए से 2 रजिस्टर कनेक्टेड है, तो फटाफट से आप 2 को इस तरह से बना दीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि जब 5 हो ना, नंबर ऑफ रजिस्टर्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो हमेशा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द चांस ऐसा होगा कि वो कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, यानी यहाँ से फिर ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे कुछ करके आएगा। ओके, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास 1 ओम का वो रजिस्टर है ये वाला, और एक मेरे पास 1 ओम का ये वाला रजिस्टर है जो यहाँ पर आ गया है। ओके, जो ए से ये ही 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। ओके नाउ ओके, और कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स दे दें। जैसे कि सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दे दें दैट दिस पॉइंट बी पी और दैट दिस पॉइंट बी क्यू। आप इस तरह से पी क्यू, या पहले पी लिख लें फिर क्यू लिख लें, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। आप इस तरह से कर लें, जैसा आपका दिल चाहे वैसे कर लें। अब ये वाला रजिस्टर का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, क्यू से, तो इस पॉइंट को आप क्यू नाम दे दीजिए। और इस 1 ओम का ये वाला जो रजिस्टर है, इसका ये वाला एंड किससे कनेक्टेड है, पी से, तो आप इसको पी पॉइंट दे दीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, आप कंफ्यूज ना करें, आसानी हो जाए। अब देखिए एक पी पॉइंट से और बी पॉइंट से एक रजिस्टर कनेक्टेड है, पी पॉइंट से और बी पॉइंट से एक कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है, ये वाला 1 ओम का। ठीक है, तो आप पी पॉइंट से और बी पॉइंट से एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दीजिए। 1 ओम का रजिस्टर यहाँ से कनेक्टेड है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए कि ये वो रजिस्टर है जो पी पॉइंट से और बी पॉइंट से यानी बी से कनेक्टेड है। सो दिस इज अनदर 1 ओम रजिस्टर एंड दिस इज 1 ओम रजिस्टर। तो ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है और ये हमारा हो चुका है। अब ये दोनों बच रहे हैं। तो एक रजिस्टर है हमारे पास जो P और Q से कनेक्टेड है, तो P और Q से 1 ओम के रजिस्टर कनेक्टेड है, तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका 1 ओम का आ गया। और एक रजिस्टर है जो हमारा Q और B से कनेक्टेड है, तो Q और B से कनेक्ट होने वाला एक और रजिस्टर लगा दीजिए यहाँ पे। सो बोलो बताओ बेटा, ये कोई मतलब यू हैव टू थिंक दैट कि ये और ये सिंपल डायग्राम है, यानी कि इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये डायग्राम बिल्कुल इस तरह का डायग्राम है। गॉट इट? सो आपको आर्ट आई किस तरह से हम लोग डायग्राम को सिंप्लीफाई करते हैं, बोलो आई कि नहीं आई? यू गॉट दिस Yes, sir. एवरीवन? Dalisha, you got Yes, this? sir. Okay. So what you need to do here is, बेटा ध्यान समझिएगा आप सब बच्चे। देखो अभी हम लोग को क्या करना होगा, अब आपको पता है कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब तो आ गया 1 अपॉन 1, और वैसे भी सब सेम है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो जब इस तरह का वैल्यू आ जाए तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 ओम आ जाएगी। अभी वही वाला आ गया ना, पीछे वाला जो हम लोगों ने किया था। यू गॉट दिस? Yes, sir. आप कर लेंगे सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस, आई होप। मैं असाइनमेंट भेजूंगा आपको। आई एम गोइंग टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप, और उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ऐड करूंगा तुम सबको, सो ताकि डू यू यूज टेलीग्राम Yes, sir. एवरीवन? No. नो यू डोंट यूज टेलीग्राम, क्योंकि उसमें शेयरिंग नहीं होती है ना, किसी का कोई कांटेक्ट नंबर जा नहीं सकता, इस तरह से होता है थोड़ा। तो उससे मैं असाइनमेंट ना मैं ऐसे डेली आई यूज टू सेंड, क्योंकि हमारे 2 ब्रांचेस हैं। द लर्न व्यू इज द ब्रांच
that is for the online. We deal with the online examination, and there is another branch for this institute, and that is the Orchid Institute that deal with the offline classes where the student used to come, they study here. Okay, so there, एक मिनट, मुझे पहले खांसी आ रही है. Okay, so there I used to send the assignments. These are the Orchid Institute assignment. BG means the Learn and View second branch, that is that deal with the offline classes, and name that is the Orchid Institute. So यहाँ पर डेली असाइनमेंट जाते हैं, डेली क्वेश्चन जाते हैं. मैं आपको दिखा दूं अगर, तो हम लोग डेली क्वेश्चंस को ऐसे भेजते हैं. क्वेश्चन ऑफ द डे, हर एक बच्चे को क्वेश्चन जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जाते हैं. ठीक है, तो आपको डेली इस तरह से क्वेश्चन जाते हैं. फिर इस तरह से ये डेली डीपीपीज जाती हैं. डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो आपको डेली करने होते हैं कुछ क्वेश्चंस. सो इस तरह से क्वेश्चंस ऑफ द डे, रेजिस्टिविटी, स्ट्रेस, ये सब इस तरह से क्वेश्चंस आपको जाते हैं. सो हर एक चैप्टर्स के हर एक टॉपिक का डेली एक क्वेश्चन जाएगा आपको, उसको सॉल्व करके भेजना होता है. उसके बाद डीपीपी जाती है, मतलब सोचो ये 17th डीपीपी, मतलब उससे पहले 16 डीपीपी जा चुकी है, जो डेली प्रैक्टिस क्लास के फौरन बाद मिलती है. सो क्योंकि आप लोग के पेरेंट्स के नंबर निष्कर सर के पास होते हैं, तो पेरेंट्स के नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है. तो मैं चाहता हूं कि एक स्टूडेंट का जो होता है ना कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, तो अभी इंस्टेंट पूछना है, रात को चाहे कितने बजे पूछना है. इफ यू आर स्टडिंग, आई विल बी देयर फॉर यू फॉर द हेल्पिंग एवरी टाइम. तो उस जगह पर एक, अब इफ यू आर सेंडिंग समथिंग टू निष्कर सर एंड देन ही इज सेंडिंग, तो डायरेक्ट नहीं हो पाता. सो मैं चाहता हूं कि हम लोग के बीच में कुछ इस तरह से हम लोग ट्राई करें, जिससे हम लोग का एक पर्सनल, मतलब इस तरह से, मतलब पर्सनल तो नहीं, मतलब पर्सनल तो कोई भी चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज फ्रॉम द कंपनी. बट आई जस्ट वांट दैट कि आपको कभी भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, आप बस ऐसे फौरन बोलो कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, उसको मैं आंसर करूँ. बट ड्यूरिंग, हाँ वो ये तो खुद आप समझदार हैं कि अगर रात के 12 बज रहे हैं और सुबह के 8 बज रहे हैं, तो उस वक्त तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा. लेकिन हाँ, मैं उसको श्योरली आपको भेजूंगा जरूर आंसर की, सर ये मेरे को प्रॉब्लम थी इसलिए मेरे को नहीं आ रहा. तो इस तरह की ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. हर एक टॉपिक का जितना हम लोग पढ़ चुके हैं वो सबको डिस्कस करना होता है. सो देयर विल बी डीपीपी. सो बताइए आपको हम लोग क्या, मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरा आप लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट हो विदाउट शेयरिंग द कांटेक्ट नंबर. बोलिए. इंस्टाग्राम वो सब, वो सोशल मीडिया है. टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम कोई भी नहीं यूज करता तुम लोग में से? Sir, I use. दलीशा यूज ना? Yes, sir. दलीशा तुम तो अभी यहाँ पर हो, फिर तुम चली जाओगी अपने कॉलेज, तो फिर तो तुम्हारे पास फोन ही नहीं रहता. Sir, still we have a month now. Okay, so and Tanishka, do you use Telegram? No, sir. You don't use Telegram. Okay. तो फिर मैं निष्कर सर को ही कुछ ना कुछ बोलता हूँ, या तो वो कोई ऐसा फॉर्मेट, वो प्लेटफॉर्म बना के दें हमें, जिसमें हम लोग डायरेक्टली, मैं आपको उस पर ऐड कर दूं. जैसे ये स्लाइड है, अगर सपोज कीजिए कि मैं एक ऐसा जीमेल या कोई ऐसा वो बना लूं जिससे आप भी उसको लॉगिन कर सके और मैं भी उसको लॉगिन कर सकूं. जैसे सपोज कीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट पर हमारे पास एक अकाउंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मैं भूल गया उसका नाम, ध्यान से निकल गया. वन ड्राइव के नाम से कुछ, वन कुछ करके आता है, वन ड्राइव होता है या कुछ ऐसे करके आता है. तो उसमें वही सेम पासवर्ड आपके पास भी होगा, वही सेम पासवर्ड मेरे पास भी होगा. तो मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका अकाउंट, तो आप अगर उसके लॉगिन कर ले तो यू विल बी एबल टू चेक द डेली पीपीटीज एंड डेली एवरीथिंग. वहां पर आपको मिल जाएगा. मैं डेली उस पर पोस्ट करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, वहां पर डेली अपलोड कर दिया करूंगा, तो वहां से आप देख लें. ऐसा कर सकते हैं. बट आई नीड टू मेक यू जीनियस, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत, आप अच्छा पढ़ते हैं सभी बच्चे. सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब कर ही रहे हैं इतनी मेहनत, तो थोड़ा सा और एफर्ट कर ली, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत जबरदस्त रिजल्ट है. मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी,
student who have scored 100% marks in their examinations. We just teach you each and everything, even how to write the answers we are going to teach you. कभी कभी आप क्या करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि अब डिस्कशन चल ही रहा है तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए हर एक चीज। तो सपोज कीजिए कि आपको आंसर लिखना है, ठीक है। टीचर ने आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, ओके। आप, और वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा गया व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो आपने लिखा कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और सॉरी इट चेंज due to resistance is the property of the conductor by the virtue of which it resist the flow of current या charge across the conductor, यानी कंडक्टर के क्रॉस करंट को मना करता है कि आप फ्लो नहीं होगी, ओके। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपने इतना लिखने पर आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 1 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिखा आपने आंसर, उसके आगे आपने अपनी नॉलेज दिखाई, आपने लिखा कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। चलो ठीक है, रेजिस्टेंस आपने ओम लिख दिया, ठीक है, और आपने ऐसे भी बना दिया। लेकिन उसके बाद आपने लिखा मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द करंट। आप कंफ्यूज हैं इस स्टेटमेंट को लेकर के, ये होता है कि नहीं होता, और बच्चों को पता रहता है कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ये जीनियस या ओवर स्मार्ट या कई बार एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर देता है एग्जामिनर के लिए, और ऐसी बात क्वेश्चन में लिख देगा जो वो श्योर नहीं है। और जब वो यहाँ पे श्योरिटी, चलो मैंने माना कि ऐसा लग रहा है कि उसको 80% वो श्योर है और 20% वो गलत है, लेकिन 20% भी उसको लग रहा है ना कि ये गलत हो सकता है, तो ऐसी नॉलेज को आपको नहीं लिखना है उसमें। यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग इन द क्वेश्चन पेपर, इन द आंसर शीट इन विच यू आर कंफ्यूज्ड। जब आप कंफ्यूज हैं उसको नहीं लिखिएगा। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बच्चे हैं, तो उतना मत लिखिए। सपोज कीजिए आपने लिख दिया मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द करंट, सपोज कीजिए आपने ऐसा लिख दिया। अब आपको पता है कि आपको लग रहा थी ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मैं ये समझा रहा हूँ, जबकि आपको पता है कि अभी तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना कम करंट होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको ऐसे कंफ्यूजन है जहां पर आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, आपने वो लाइन वहां पर लिख दी, और जरूरत नहीं थी उस लाइन को लिखने की। टीचर, अगर तुम नहीं भी लिखते वो लाइन तो टीचर आपको पूरे मार्क्स देने वाला था, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा जिसमें आप कंफ्यूज थे और वो लिखा आपने गलत। तो उस कंडीशन पर टीचर जब आपको मार्क्स देगा तो वो जब आपकी ये वाली लाइन को पढ़ेगा तो वो वहां पर उसको अंडरलाइन कर देगा, और जब भी एक रेड मार्क अंडरलाइन होता है तो वहां पर आपको किसी हाल में फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले वहां पर फुल मार्क्स? इसलिए नहीं मिलने वाले क्योंकि आपको रेड मार्क लग चुका है। अब ये कॉपी, एक कॉपी 2 बार चेक होती है बोर्ड में, क्योंकि यहाँ पर आपने रेड मार्क किया तो आप उसको नहीं दे सकते फुल मार्क्स। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए दे सकते क्योंकि अब यहाँ पर रेड हो चुका है। जो दूसरी बार कॉपी चेक होगी तो वो सोचेगा कि जो एग्जामिनर की यहाँ पर रेड है, जब इस बच्चे ने ये चीज गलत लिखी है तो आपने इसको फुल मार्क्स क्यों दिए? तो यहाँ पर सवाल उठता है एग्जामिनर पर। आप अगर इस लाइन को नहीं लिखते तब आपको फुल मार्क्स मिल जाते, लेकिन आपने कंफ्यूजन वाली ऐसी लाइन लिखी जिसमें आपको गलत लग रहा था कि ये गलत हो सकता है, लेकिन आपने फिर भी लिखी। क्यों लिखी आपने वो लाइन? उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये चीज की भी हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कितनी प्रैक्टिस, किस हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। यू हैव टू डू दैट वन। इतना नहीं कि जितना पूछा गया उतना जवाब दो सफिशिएंटली। जबरदस्ती की नॉलेज, आपको पता है आपके पास नॉलेज है, हम जानते हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बट डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस द टीचर। आप उतनी आर्ट ऑफ राइटिंग दिखाइए जितने में आप सिंपल अपना आंसर लिख सकते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटा आंसर, कम वर्ड्स में, जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो उतना लिखिए। और अगर आपको ज्यादा वर्ड्स में भी लिखना है तो उसमें 100% ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी चांस नहीं हो गलत होने का। अगर आपको किसी चीज की स्पेलिंग नहीं आती, लगभग आपको सपोज कीजिए आपको अप्रोक्सीमेटली की स्पेलिंग नहीं आती, तो मत लिखिए ना अप्रोक्सीमेटली। जरूरी थोड़ी ना अप्रोक्सीमेटली लिखना, कुछ और लिख दीजिए उसकी जगह पर। अप्रोक्स लिख दीजिए या कोई ऐसा वर्ड लिख दीजिए। जरूरी नहीं है लिखना वो वर्ड जिसकी आपको स्पेलिंग नहीं आती या आप कंफ्यूज है थोड़ा सा स्पेलिंग में। डोंट राइट दैट वन। अवॉइड कीजिए उस चीज को लिखना जिस चीज को आपको, या उस चीज को एक्सप्लेन करना मत बिल्कुल। जैसे सपोज कीजिए किसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना, आपको नहीं लग रहा कि कोई चीज ऐसी पूछी गई है जिसमें आपको लग रहा है कि सपोज कि डीएनए कॉपिंग पे या कोई क्वेश्चन आ गया आपके लिए और आपसे पूछा गया इसको एक्सप्लेन कीजिए, नोट लिखिए। आपको लग रहा है कि जितना मुझे आता है ये मैंने लिख चुका हूं, लेकिन मुझे अभी और लिखना है। आपने उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी शुरू कर दी जो बिल्कुल गलत है और कहीं से कहीं तक मैच नहीं करती, और आपको पता भी होता है कि ये गलत है, लेकिन आपने लिख दी।
तो आप उसको अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 3 लाइन लिखने के फुल मार्क्स दे दे, अगर आपने उसमें 5 लिखी और 2 गलत कर दी तो वो कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, किसी हाल में भी फुल मार्क्स नहीं देगा। तो ट्राई टू राइट ओनली दैट इंफॉर्मेशन दैट इज 100% करेक्ट। इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर टीचर भी आपसे बोले कि ये चीज गलत है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि सर मैंने ये साइड पढ़ा था, टीचर आप हो सकता है कि मैम आपको कुछ कंफ्यूजन है, आई एम राइट। इतना परफेक्शन होनी चाहिए आपके अंदर आपके आंसर लिखते वक्त। ऐसी नॉलेज, ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसी कुछ भी स्टेटमेंट जिसमें आप श्योर नहीं है, डू नॉट राइट दैट वन, इट विल डिटेक्ट योर मार्क्स, बिकॉज इस बार सब्जेक्टिव है, उसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। गॉट द आंसर? समझ आया बेटा किस तरह से लिखना होता है आंसर्स? समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. इस तरह से लिखना होता है आंसर्स को। नाउ वी हैव डन दिस वन, और ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है आज। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कितना टाइम हुआ है अभी? ओह, टाइम इज ओवर। सो बेटा आई एम गोइंग टू, मैं निष्कर्ष सर से कुछ बात करता हूँ और फिर मैं वो वर्कशीट और साथ में बताए उसके साथ साथ, अच्छा एक काम जरूर कीजिए आप, देयर इज माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं, उसको तो आप पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आई एम गोइंग टू शो यू। ओके ओके, सो लेट मी शो यू। तो वहां पर मैं वीडियो भी मतलब जो पीपीटीज होती हैं उसके आंसर्स को भी मैं सॉल्व कर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चल रहा है ना, तो ऑनलाइन में बच्चे थोड़े से क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं कर पाते, और इन दैट केस अगर वो डायरेक्टली नहीं कर पाते तो फिर हम लोग को थोड़ी सी मतलब, तो यू हैव टू डू दिस वन। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, और देयर आर लिटिल बिट सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं बिल्कुल वीडियो नहीं डालता हूँ। जब भी मेरे का जब कोई क्वेश्चन का डाउट होता है तभी मैं इसमें वीडियो ऐड करता हूँ, लेकिन आजकल मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली मैं ऐड करूँ। जैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, मींस यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो आल्सो। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा तो उसका आपको आंसर भी मतलब मैं सॉल्व करके वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। सो इन दिस, इस तरह से आपको ये करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब ये आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको, और इसमें बेल आइकन वगैरह दबा देना, जिससे आपको जब भी आप मतलब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप देख लें, ताकि तो फिर आपको मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये एक तरीका भी सही है कि जिसमें आप डेली इस पर वीडियोस अपलोड करने की सोच रहा हूँ मैं, कि मैं कर दिया करूँ ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का जवाब इसमें होगा, तो अगर किसी वजह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो जवाब तो पक्का पहुंचेगा, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू। सो यू कैन डू दिस वन। ओके बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. सो आई वांट टू मेक यू सम, मतलब मैं कुछ चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से स्कोर करें, और तो जिस उसके लिए थोड़ा बहुत तो वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। सो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये असाइनमेंट मैं भेजता हूँ, ये असाइनमेंट आप लोग को। इनमें से जो क्वेश्चंस, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, और ये 5 है, ये भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस को एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। ए और बी में निकालना है तो आपको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को एक बनाइएगा, फिर यहाँ से इसके क्रॉस एक लेकर आइएगा, फिर इन दोनों को एक, फिर यहाँ इस तरह से आप इसको सॉल्व करते करते यहाँ पर आपको वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में एक रेजिस्टेंस बचेगी इसमें, उसको इसके क्रॉस पैरेलल लेके आना होगा, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब ट्राई टू सॉल्व दिस वन, नहीं होगा तो फिर हम तो हैं। सो इस तरह से करते हैं। आज मैं बात करता हूँ निष्कर्ष से कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दें जिससे हम लोग अपने स्टूडेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, जब भी हम लोग उनको डाउट हो आप लोग। ओके Okay, sir. ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा पावर, और साइंस की क्लास में मतलब, और फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर बस इसका रिवीजन चलता रहेगा साइड में, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। साइंस में जो भी होगा हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर। ओके, गॉट इट? Okay. Got it. Okay. Yes, sir. ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।